एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश पूर्वी बुक का यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का फर्स्ट चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया कवर करेंगे। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। पहले यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, उसे रीड करना है। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। जो भारत है, भारत यानी हमारा इंडिया, इसे बहुत वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। एक ऐसे लैंड की जगह पे, मतलब जो हमारा भारत है उसे एक ऐसा लैंड माना जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइस और बहुत ज़्यादा हीरोइक, मतलब बहादुर, निडर लोग रहते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवल सिंस एंशियंट इंडिया। इसका जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा रिच है, वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो बहुत सारे ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मतलब बहुत एंशियंट टाइम से वो अलग अलग ट्रैवलर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग विज़िट करने आते हैं, हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, वो सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जो मतलब जैसे यहाँ पर सब अलग हैं, सब अलग अलग कास्ट के हैं, रीजन के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पर फिर भी वो सब यूनिटी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक ऐसा लैंड है जो बहुत ज़्यादा रिच है रिवर्स में, लेक्स के मामले में और माउंटेन्स के मामले में। आप कमेंट्स में मुझे किन्हीं दो बहुत फेमस रिवर्स और माउंटेन्स के नाम लिखेंगे जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। Its green forests are home to many plants, insects, birds and animals. इसके जो ग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है, वो होम है, वो घर है बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स के लिए। मतलब जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ रहती हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स पाए जाते हैं। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally. ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा भारत है उसे सारे ग्लोबल लेवल पे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कंट्री है हमारी भारत। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. तो फिर जैसे हम भारत में रहते हैं तो फिर हम इसके इनहेबिटेंट्स हैं, तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना है कि जो हमारा भारत है, मतलब इसे ऐसे ही महान माना जाए। महान तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए। लेट अस डिस्कस। ये इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे करने का। कलाकृतियों का भारत। कलाकृतियों माने मतलब कलाकृतियों का मतलब होता है आर्ट। मतलब हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे टाइप्स की आर्ट होती हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग आर्ट्स की जाती हैं, उन्हें बोला गया है कलाकृतियों का भारत। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी एक अलग ही यूनिकनेस है। वो अपने तरीके में, अपने ढंग में वो अलग हैं, यूनिक हैं सबसे। The words given below are part of our identity. जो नीचे वर्ड्स हैं वो हम पार्ट हैं हमारी आइडेंटिटी का, मतलब हम कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग है वो। Complete these words with the correct vowels. और यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है वावल्स फिल करके। जो वावल्स हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, तो इनसे हमें इसे फिल करना है। तो फर्स्ट है, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आ फोक आर्ट। फोक आर्ट मतलब जैसे भी आर्ट हमारी जो लोकल आर्ट होती है, जैसे कोई उत्तराखंड का है तो वहाँ की जो लोकल आर्ट होगी वो वहाँ की फोक आर्ट होगी, जो वहाँ पे बहुत पहले से की जाती है। तो फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो फिर हम अपने होम्स को डेकोरेट करते हैं हमारी फोक आर्ट से। Our culture consists of our ideas, customs, traditions, values, arts and languages. जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारा कल्चर है
उसमें हमारे आइडियाज़, हमारे ट्रेडिशंस, आर्ट और लैंग्वेजेस ये सब होता है. ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर. हम सब अपने सारे फेस्टिवल्स को मिलजुल कर बनाते हैं. डी है, वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स. जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें हम हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और लेजेंड्स के बारे में बताते हैं. जो भी महान लोग थे हमारे, जिन्होंने भी मतलब जो भी वैसे लोग थे जिन्हें हम बहुत मानते हैं या फिर जो हमारे लिए एक लेजेंड की तरह होते हैं, इंस्पिरेशन की तरह होते हैं हमारे लिए, उनके बारे में बताते हैं. फिफ्थ, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर. हम सब की हमारी एक ओन लैंग्वेज होती है, खुद की एक लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं. अब चैप्टर स्टार्ट है. सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल. तो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछती है, जो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े हॉल में बैठे थे, कि क्या अब तुम सब रेडी हो, तुम सब तैयार हो अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जो अलग अलग पार्ट से है कंट्री के? येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास. जो क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब चिल्ला के कहते हैं येस, क्योंकि वो सब बहुत एक्साइटेड थे. कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आस्क्ड. फिर जो टीचर थी वो पूछती है कि क्या कोई बता सकता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए हैं यहाँ पर? एक भारत श्रेष्ठ भारत. द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन. जो स्टूडेंट्स थे फिर वो आंसर करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये एक प्रोग्राम है जो इंडिया में चलता है. प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड. जो टीचर थी फिर वो बोलती है कि अपने हाथ उठाओ, रेज करो अपने हैंड्स को और बताओ कि किस बारे में होता है. जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है वो किस टॉपिक पर होता है. Many hands went up and some were jumping to answer. The teacher asked रेनू. बहुत सारे बच्चों ने अपने हैंड्स उठाए और सब जंप कर करके आंसर बताना चाहते थे, क्योंकि उन सबको पता था कि ये क्यों होता है. फिर जो टीचर थी वो रेनू से पूछती है. With a smile on her face, she said, "It is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share." फिर जो रेनू थी उसके फेस पे एक स्माइल थी और फिर वो बोलती है कि ये इसलिए होता है जिससे हम जान सकें कि हम सब एक ही नेशन के हैं और हम सबका बॉन्ड एक ही है. मतलब जैसे हम एक ही कंट्री में रहते हैं और हम सब एक ही बॉन्ड शेयर करते हैं. एंड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. और जो हमारी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, मतलब अनेकता में एकता. जैसे इंडिया में सारे लोग अलग अलग हैं, कोई अलग कास्ट से है, कोई अलग रिलीजन से है, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, किसी के ट्रेडिशंस अलग हैं, फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं. तो ये होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. ये हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसे एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल कंट्री बनाती है पूरे वर्ल्ड में. लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट. तो यहाँ पे जो अभी रेनू ने बताया था, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर एंड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. वाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? और इस प्रोग्राम को क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो फिर इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जो हमारी कंट्री है ये बताने के लिए कि हम सब एक कंट्री में रहते हैं. हमारी जो कंट्री है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारी कंट्री है इसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, अनेकता में एकता होती है और हम सब एक ही कंट्री के हैं, हम सबका एक ही बॉन्ड है. इसे बताने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है. ये सब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. The teacher smiled at her as everyone clapped. Just then, Bala pointed out, "Look, the video has started." जो टीचर थी वो स्माइल करती है क्योंकि जो सब बच्चे थे वो क्लैप करने लग जाते हैं उस रेनू का आंसर सुन के. और तभी जो बाला था वो दिखाता है कि जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है. The big screen now had little windows, each with a smiling child.
Each child had something to share. जो बड़ी सी स्क्रीन थी उसके ऊपर छोटे छोटे विंडोज़ आ जाती है, जिसमें सारी विंडोज़ में एक छोटे से स्माइलिंग बच्चे का, मतलब एक स्माइलिंग बच्चे का, एक स्माइलिंग चाइल्ड का फेस दिखता है। और जो जितने भी चाइल्ड थे उसमें, वो सब कुछ शेयर करना चाहते थे। तो जैसे यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये जैसे हम सब ने कोविड में क्लासेस ली होंगी, आप सब ने कोविड में क्लासेस ली होंगी, जैसे हम कंप्यूटर में या फिर फ़ोन्स में मीट से या फिर जूम से क्लासेस लेते थे, वैसी बिल्कुल वैसी स्क्रीन मिली होगी उन्हें। प्रणाम। आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। फिर एक गर्ल थी आकांक्षा, वो बोलती है प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ। I am going to tell you about Eppan, a folk art that we draw on family functions and festivals. फिर वो बताती है कि आज मैं आपको एप्पन के बारे में बताऊंगी। एप्पन एक फोक आर्ट है जो उत्तराखंड में बनाई जाती है किसी भी फैमिली फंक्शन या फिर फेस्टिवल्स में। इट इज़ डन विद वाइट फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। सबसे पहले गेरू का मीनिंग होता है रेड क्ले यूज्ड एज कलर, मतलब एक रेड कलर की मिट्टी समझ लो जिसे कलर की तरह यूज़ किया जाता है। तो फिर इसे बनाया जाता है ब्रिक को पहले कलर किया जाता है गेरू से, रेड कलर का बना लिया जाता है। फिर उसके ऊपर वाइट कलर के राइस फ्लोर से अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे एक पिक्चर में गिवन है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। इन्हें ना फ्लोर्स पर बनाया जाता है और जो पूजा करते हैं जिन रूम्स में, उनकी वॉल्स पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और जो होम का जो मेन डोर होता है उसके बाहर बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कोई भी घर में वुमेन होती है वो बनाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं, मतलब बहुत वैसे ज्योमेट्रिकल समझ सकते हैं आप, ज्योमेट्रिकल होते हैं डिज़ाइंस, और ये बेस्ड होते हैं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस पे, वो बताती है, और उन ऑब्जर्वेशंस पर जो वो नेचर में देखते हैं। सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। फिर एक और बच्चा बोलता है कि सुप्रभात, मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। My tribe practices a 4000-year-old metal craft named ढोकरा। फिर वो बताती है कि जो मेरी ट्राइब है वो प्रैक्टिस करती है एक 4000 साल पुराना मेटल क्राफ्ट जिसको ढोकरा कहते हैं। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. तो फिर वो बताती है कि इसका प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, इस मेटल आर्ट को कैसे किया जाता है। फिर वो बताती है कि सबसे पहले हम एक फ़िगर बनाते हैं क्ले से और उसे सुखा देते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर ना एक लेयर लगा देते हैं वैक्स की। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। कार्व का मतलब होता है टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल, मतलब जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे हम क्ले ही ले लो, जब हम क्ले से मॉडलिंग करते हैं तो उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं शार्प टूल लेके। फिर वो बताती है कि हम ना जो वैक्स होती है वैक्स के ऊपर डिटेल्स बनाते हैं, शार्प डिटेल्स बनाते हैं, बिल्कुल फाइन डिटेल्स। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। और उसके बाद वो उस फिगर को क्ले से कवर कर देते हैं, उस जो वैक्स लगाई थी वैक्स के ऊपर अच्छे से क्ले लगा देते हैं, फिर उसे फायर में पकने के लिए रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। फिर जो वैक्स थी वैक्स मेल्ट हो जाती है और वहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है उससे बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज़ मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेसेस। और उसके बाद जो ब्रास की स्क्रैप होती है, स्क्रैप मतलब स्मॉल अनवांटेड पीस होते हैं जो ब्रास के, उन्हें मेल्ट किया जाता है और उन एम्प्टी स्पेसेस में जहाँ पे पहले वैक्स थी, जहाँ पे वैक्स को पहले फाइन डिटेल्स करके, जहाँ पे वैक्स के ऊपर पहले फाइन डिटेल्स की थी, अब वो वैक्स ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी थी, तो फिर वो जगह बिल्कुल एम्प्टी थी, उस क्ले के अंदर की सारी जगह खाली थी, तो उसमें अब ना वो ब्रास के स्क्रैप को फिल कर देते थे। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। जो लिक्विड मेटल था वो ना बिल्कुल सेम शेप ले लेता था जैसे उन लोगों ने वैक्स से बनाई थी।
Finally, we remove the outer layer of clay and finish the middle figure as we want. और फिर लास्ट में वो उस आउटर लेयर होती थी जो क्ले की, उससे हटा देते थे और वो फिनिशिंग देते थे अपने मेटल फिगर में जैसे भी वो चाहते थे. फिर नेक्स्ट बच्चा आता है सुप्रभातम. आई एम चित्रा फ्रॉम केरला. फिर एक और बच्ची आती है, वो कहती है सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ केरला से. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट. फिर वो कहती है कि मैं आप सबको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल. वो बताती है कि सबसे पहले हम एक कोकोनट शेल को अंदर और बाहर, आउटसाइड और इनसाइड से साफ कर लेते हैं ब्राउन कोकोनट शेल को. आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन. और फिर उसके बाद उसे स्मूथ कर लेते हैं एक सैंड पेपर या फिर मशीन से. जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर ना उसे स्मूथ कर देता है. देन वी गिव इट द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट. स्टेबल मतलब नॉट एबल टू मूव. जैसे इन्होंने जो कोकोनट का वो ऐसा होता है, थोड़ा हेमिस्फेरिकल होता है, तो फिर वो ऐसे गिर जाएगा किसी एक डायरेक्शन में, वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा. तो फिर इसलिए उसे स्टेबल बनाने के लिए वो नीचे कोई सपोर्ट लगा देते हैं, मतलब बेस लगा देते हैं नीचे कोई, जिससे वो गिरे ना. एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग अ वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन. और फिर लास्ट में वो वुड पॉलिश का यूज़ करके उसे शाइन करा देते हैं. वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरीज फ्रॉम द कोकोनट शेल्स. और फिर वो बहुत सारे हाउस होल्ड की चीज़ें भी बनाते हैं, घर में नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे बाउल्स, ज्वेलरीज, कोकोनट शेल से बनाते हैं वो इन सारी चीज़ों को. इट इज़ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट. बायोडिग्रेडेबल मतलब समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. ऐसी चीज़ जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है. शुभोदयाम. आई एम बलमुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. फिर एक और बच्चा आती है, वो कहती है शुभोदया, आई एम बलमुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. कहती है कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज कोंदापल्ली. फिर वो कहती है कि मैं बताना चाहती हूँ आपको अपने आर्ट के बारे में, टॉयज़ बनाने के आर्ट के बारे में, जो उनके विलेज में होती है, उनके गांव में होती है, जिसका नेम है कोंडापल्ली. और एक 400-year-old आर्ट है टॉयज़ बनाने की. टू मेक द टॉयज़ वी मेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स. तो फिर टॉयज़ बनाने के लिए वो सबसे पहले सॉफ्ट वुड लेते हैं, जो उनके पास में हिल्स होती है, वहाँ से वो लेके आते हैं सॉफ्ट वुड्स. आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली. तो पहले वो सॉफ्ट वुड लाने के बाद एक एक पार्ट को, टॉय के अलग अलग पार्ट को कार्व करते हैं. देन वी यूज़ मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टमरिंड, सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर. फिर वो यूज़ करते हैं मक्कू, जो होता है पेस्ट होता है टमरिंड का. टमरिंड एक एडिबल सोर फ्रूट होता है, इमली, उसके सीड पाउडर का. और सॉडस्ट होती है वुड की डस्ट, जो से काटने से डस्ट निकलती है या फिर उसे घिसने से जो डस्ट निकलती है, वो उन सारे पीसेस को टुगेदर साथ में जोड़ने के लिए. नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़. और फिर बाद में वो डिटेल्स ऐड करते हैं उनमें और टॉयज़ को फिनिश कर देते हैं, मतलब बना लेते हैं अच्छे से. फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम. डाइस का मतलब होता है कलर्स, इनेमल का मतलब होता है पेंट्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ऐसे पेंट्स जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. फिर वो बाद में ऑयल, वाटर कलर्स, वेजिटेबल डाइज और इनेमल पेंट्स का यूज़ करके उन्हें कलर कर देते हैं. These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life, etc. ये जो टॉयज़ होता है बेस्ड होता है फोक स्टोरीज़ पे, मतलब जो उनकी बहुत पहले से स्टोरीज चलती आ रही थी उनके स्टेट में या फिर उनके गांव में, उनसे रिलेटेड होता है. या फिर एनिमल्स, बर्ड, बुलक कार्ट्स, रूरल लाइफ, इन सब से रिलेटेड होता है. तो ये था हमारा चैप्टर. अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में
डिस्कस करेंगे।